बसपा सुप्रीमो ने जो चर्चा की है वो उसमें भी मैं आपको बता देता हूँ। उन्होंने उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्हें होली और रमजान की जुमे की नमाज को लेकर जारी बयानबाजी के बीच उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है। जी। बसपा चीफ ने संभल के सीईओ अनुज चौधरी के बयान पर टिप्पणी की है। बसपा चीफ ने दावा किया है कि योगी सरकार अधिकारियों का गलत इस्तेमाल कर रही है। सोशल मीडिया साइट एक्स पर मायावती ने लिखा है कि जैसा कि आपको मालूम है कि इस समय रमजान चल रहे हैं और इसी बीच जल्दी होली का भी त्यौहार आ रहा है, जिसके मद्देनजर रखते हुए यूपी सहित पूरे देश में सभी राज्य सरकारों को इसे आपसी भाईचारे में तब्दील करना चाहिए, तो यह सभी के हित में बेहतर होगा। बसपा चीफ ने लिखा है कि अर्थात इसकी आड़ में किसी भी मुद्दे को लेकर कोई भी राजनीति करना ठीक बात नहीं है। सभी धर्मों के अनुयायियों के मान सम्मान का बराबर ध्यान रखना बेहद जरूरी है। संभल की तरह अधिकारियों का गलत इस्तेमाल करना ठीक नहीं है। इनको कानून व्यवस्था पर विशेष ध्यान देना चाहिए। संभल के सीईओ अनुज चौधरी ने कहा था कि जुमा साल में 52, नहीं मैं बता देता हूँ एक बार, जुमा 52 बार आता है और होली एक बार आती है। और अगर किसी को रंग से दिक्कत है तो वो अपने घर से ना निकले इस तरह। और अगर और ज़्यादा तीखा हमला करे तो पार्टी के लिए, समाज के लिए और ज़्यादा बेहतर होगा। आप कैसे समझती हैं इस बात? मैं ऐसे समझता हूँ, पहली बात तो बसपा बहुजन समाज पार्टी जब बनी है तो बहुजन समाज पार्टी मान्यवर कांशीराम के विचारों पर और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के आदर्शों पर बनी है। उनके पदचिन्हों पर चलते हुए मायावती ने आज तक काम किया है। लोग कह देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की भी टीम है, तो मान्यवर कांशीराम ने अपने जीते जी जब वो अस्पताल में थे, जो आपने अनुज चौधरी का भी नाम लिया, ये मैं सारी एक कहानी वो बता रहा हूँ कि जो सारी खबरों का, सारी बात का आपका एक ही जवाब है। बहुजन समाज पार्टी बीजेपी की बी टीम है या नहीं? अनुज चौधरी इस तरीके के बयान क्यों दे रहे हैं, क्यों भड़काऊ बात कर रहे हैं, या मायावती अब आकर भाजपा को क्यों घेर रही है? एक सवाल तीनों सवाल का एक जवाब। एक बात और बताओ, क्या अनुज चौधरी बीजेपी की बी टीम है या नहीं है? वो तो बीजेपी की ए टीम है। उनके भैया वहां पर जो है बेबाग जी, उनके भाई ब्लॉक प्रमुख हैं इसी पार्टी से। तो ये तो ए टीम है बीजेपी की। अच्छा, ये भी नहीं, ये भी नहीं, तो ए टीम है। ये तो अगली पंक्ति में खड़े हैं। इनके यहाँ तो मोहर लगी हुई है भारतीय जनता पार्टी की, इनके घर पे झंडा लगा हुआ है। सादा ब्रिज भी एक चीज और भी है कि बहुजन समाज पार्टी अपनी तरह से लगी हुई है, बहन जी लगी हुई है, लेकिन अब बहुत सारे अंदरूनी कलेश भी हैं। भैया मानो अपने भतीजे के साथ ही पंगा है, ये सारी चीज़ें, तो कहीं ना कहीं पब्लिक में भी मैसेज जो जाता है वो कहीं ना कहीं नेगेटिव मैसेज जाता है इन सब बातों से। देखो एक मिनट मेरी बात सुनो। कुशवाहा कौन से सदस्य थे? सुनो एक सेकंड, सुनो सादा रिजवी, जो फिलहाल जो देश के हालात हैं और जो सबसे बड़ी चर्चा हैं, दो चर्चा सबसे बड़ी हैं इस दौरान में जी। एक तो अनुज चौधरी जिन्होंने, जो पुलिस में सीईओ हैं, और उन्होंने जो बयान दिया है होली और रमज़ान को लेकर, उस पर देश में अभी भी जो है लगातार राजनीति हो रही है। कहीं ना कहीं सूबे के जो मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने बिल्कुल खुला स्पष्ट शब्दों में सीईओ का बचाव किया है। बिल्कुल। और उसके साथ साथ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में होली पे जो चर्चा हो रही है वो भी बीजेपी ने एक मुद्दा बना लिया है। और अब इन्हीं मुद्दों के बीच में बसपा की सुप्रीमो मायावती की भी अपनी प्रतिक्रिया आई है। और बसपा अपने आप में पार्टी मजबूत थी और है भी, नहीं कह सकते कि मजबूत नहीं है, मजबूत ही है, लेकिन अभी वो स्थिति नहीं है जो स्थिति पहले थी। अब मानो एक समय था, समय का भी फेर है। एक समय ऐसा था कि भाई उत्तर प्रदेश जैसे सूबे की 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं, और आज की डेट में ये भी एक है कि एक एमपी नहीं है। तो समय समय की बात है। अब जो इस तरीके का उनका बयान आया है, ये चक्का कह देता है, अगर रंग लग जाए दिक्कत आती है तो हाथ कटवा लें वहीं से, जो अंग कटवा लें। तो बताइए मतलब कितनी वाहियात और फर्जी, और मतलब जितनी भी निंदा करी जाए इतना कम है। लेकिन सूबे के मुख्यमंत्री कसीदे पढ़ रहे हैं कि पहलवान है जोश में कुछ कह गया, मतलब एक ही पहलवान है और किसी धर्म में कोई पहलवान ही नहीं है। चलो पहलवान की बात तो है, लेकिन जो उन्होंने कहा ना कि अगर रंग से नफरत है और कहीं अंग पे रंग लग जाए तो वो अंग कटवा ले। बताइए क्या मतलब है इसका? देखिए
अनुज चौधरी के जो अगर परिवार में बुजुर्ग हों या कोई उनके, मैं तो कहता हूँ ईश्वर ना करे किसी के यहाँ कोई बीमार हो, अगर उनके यहाँ कोई बीमार है और डॉक्टर ये सलाह दे देता है कि पानी से परहेज करना है और ज़्यादा जो है भीगना नहीं है, बिल्कुल बचा के रखना है अपने आप को, तो ऐसी स्थिति में क्या अनुज चौधरी उनके ऊपर रंग भरकर बाल्टी उड़ेल देंगे? बताइए आप। लेकिन एक सवाल है, क्या ऐसी स्थिति में बिल्कुल। जब डॉक्टर ने, चिकित्सक ने परामर्श दी हो, सलाह दी हो कि व्यक्ति को रंग से और मतलब गीले से या पानी से बचना है, तो क्या ऐसी स्थिति में अनुज चौधरी जैसे लोग, पहलवान जी, उनके ऊपर बाल्टी भर के रंग उड़ेल देंगे? नहीं उड़ेलेंगे। या फिर ये कहेंगे कि भाई तुम बीमार होते रहो, बीमारी तो लगी रहती है, होली तो साल में एक बार आती है। ये भी तो कहा जा सकता है कि भाई अगर तुम बीमार हो और बीमारी सही नहीं हो रही है, परेशान हो रहे हो, तो क्या तुम उनका गला दबा दोगे? मान नहीं सकते ना। क्या मतलब? यानी अगर वो होली नहीं खेलेंगे, उनके रंग नहीं लगाया जाएगा, तो बस उनको खत्म कर दिया जाएगा कि भाई डॉक्टर ने मना करा है, इनके रंग नहीं लगा सकते, ये अपना एक्सक्यूज दे रहे हैं कि मुझे डॉक्टर ने मना किया है, इनके रंग नहीं लग सकता। तो अगर रंग नहीं लग सकता तो बस उनको खत्म कर दो, बस स्वाहा कर दो। कर देंगे क्या अनुज चौधरी? नहीं करेंगे। तो अगर किसी इंसान को गीले रंग से, और गीले रंग से भी क्यों परहेज है, जब व्यक्ति नमाज के लिए जाएगा तो पवित्र होके जाता है। पूजा पद्धति इबादत सबके धर्मों में है, और पूजा पद्धति इबादत जब करने जाता है तो वो बिल्कुल एकदम पवित्र होके जाता है। अब सामने वाला व्यक्ति जो रंग लेकर आया है, या पानी का भरा हुआ गुब्बारा लेकर आया है, जो बाल्टी लाया है, जो मग लाया है, वो अपने घर के खाने के बर्तन तो लेके नहीं आता रंग डालने के लिए। वो जो वेस्टेज होती है, बाल्टियां, मग, आजकल जो अमूमन गांव देहात में होता ही है, तो गांव देहात में वो बर्तन इस्तेमाल किए जाते हैं रंग डालने के लिए, जो बाहर रखे होते हैं। उनमें से अगर रंग डाल दिया जाएगा किसी के कपड़ों पे, तो उसके कपड़ों पर कहीं ना कहीं गंदगी आ जाएगी, पवित्रता भंग होगी। बिल्कुल। अब वो इबादत करने जा रहा है, पूजा पद्धति करने जा रहा है, तो आप क्यों उसकी इबादत? बिल्कुल सही। फिर वो कह रहे हैं कि ये तो जुमा आता रहता है, 52 बार आता है, लेकिन वो ये भूल गए ये रमजान चल रहा है भैया, ये साल में एक ही बार आता है, ये रमजान का जुमा। ये बात, होली एक बार आ रही है ना, ये चीज उन्होंने घुमा दी। पता ही भाई ये चीज घुमा दी, नहीं पता तो है, लेकिन उन्होंने अपनी बात रखनी थी, जानबूझ के ही घुमाई होगी, जुमला बनाया होगा। एक बार बताइए, पुलिस में है वो, कोई ऐसा तो है नहीं कोई साधारण इंसान है भाई, जो आदमी पुलिस में और सीओ जैसी रैंक पे, उसे पता नहीं है कानून व्यवस्था को लेकर किस तरीके से कार्य करना होता है। उनको ये भी पता है कि रमजान में जो मुसलमान, जो नई नमाज पढ़ने वाला भी होता है ना, वो भी नमाज पढ़ने चला जाता है, सभी पढ़ते हैं, भाई रमजान चल रहा है, एक महीना तो साल में आया ही है। तो उनको ये पता नहीं कि ये कह रहे हैं वो, या पता है जानबूझ के कह रहे हैं कि भाई साल में होली तो एक बार आती है, साल में रमजान भी तो एक ही बार आता है। बिल्कुल। रमजान कौन सा महीना? सादा एक चीज और है जी, कि बहुत दिनों से मीडिया में, सोशल मीडिया में एक चर्चा चलती है, जो विरोधी पार्टियां हैं वो अधिकतर कहती हैं कि जी बसपा सुप्रीमो बहन मायावती तो बी टीम है बीजेपी की, और कहीं ना कहीं वो बी टीम की तरह ही कार्य कर रही है। ये अधिकतर सबे पता है, ये सब कहते हैं, ये कहते हैं राजनीति के हिसाब से, और वो सबे पता, हमें भी पता, आप भी जानते हैं कि भाई ये तो सिर्फ राजनीति है। अब उन्हें इस चीज में ये बात कहने में फायदा है, भाई वो ये बात कहेंगे कि बी टीम में, तो उन्हें ये फायदा है कि बीजेपी को मिल जाएगा सीधा सीधा। हाँ, तो वो एक रणनीति है। लेकिन सच्चाई क्या है? लेकिन मेरा मतलब ये है कि पिछले काफी दिनों से बसपा सुप्रीमो, जैसे उनकी आदत है, उनकी नेचर है, जैसे सीधा हमला नहीं करती थी, लेकिन अब बहन जी सीधा हमला करने लगी है, और ये जरूरी भी है, पार्टी के लिए भी जरूरी है। हालांकि उन्होंने करना चाहिए था, लेकिन वो नहीं कर रही थी, लेकिन अब सीधा सीधा हमला करने लगी, और अगर और ज्यादा तीखा हमला करें तो पार्टी के लिए, समाज के लिए और ज्यादा बेहतर होगा। आप कैसा समझते हैं इस बात? मैं ऐसा समझता हूँ, पहली बात तो बसपा, बहुजन समाज पार्टी जब बनी है, तो बहुजन समाज पार्टी मान्यवर कांशीराम के विचारों पर और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के आदर्शों पर बनी है। उनके पदचिन्हों पर चलते हुए मायावती ने आज तक काम किया है। लोग कह देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, तो मान्यवर कांशीराम ने अपने जीते जी, जब वो अस्पताल में थे, वो दिन है जब वो अस्पताल में भर्ती थे, और उन्होंने बहन जी को, बसपा सुप्रीमो मायावती को बुलाया था, और उन्होंने कहा था क्या तुम मुख्यमंत्री बन सकती हो? बहन जी का कहाँ से मुख्यमंत्री बन जाए, अभी तो संघर्ष की राजनीति थी। तो उन्होंने अचानक से ये सवाल पूछा, क्या मुख्यमंत्री बन सकती हो? तो मायावती ने कहा हाँ संभाल लूंगी। अब जब तुम संभाल लोगी तो बन जाओ फिर मुख्यमंत्री। वो तो आईएएस बनना चाहती थी। अब कैसे मुख्यमंत्री बनी? मान्यवर कांशीराम तो थे, जिंदा थे। लोग जो कहते हैं ना कि बहन जी वो बीजेपी की, भाजपा की गोद में जाके बैठ गई हैं, बीजेपी की बी टीम बन गई, उस टाइम तो मान्यवर कांशीराम थे, सपा की गवर्नमेंट थी, लेकिन मान्यवर कांशीराम ने पूछा क्या मुख्यमंत्री बनना चाहती है? मैं कहा बनना चाहती हूँ। तो ठीक है बन जाओ। अब कैसे बनी?
भारतीय जनता पार्टी का समर्थक। मायावती ने बातचीत नहीं की किसी से, मान्यवर कांशीराम ने ही पहले से सारी बातचीत कर रखी थी भारतीय जनता पार्टी से। बातचीत करने के बाद उनको लग रहा था कि अगर हम सत्ता में होंगे तो ही अपने बहुजन समाज का भला कर सकते हैं, सत्ता में ही नहीं होंगे तो कहाँ से भला करेंगे। ये भी संघर्ष कर रहे हैं बहुजन समाज के लोग, हम भी संघर्ष कर रहे हैं। अच्छा, तो अब मान्यवर कांशीराम ने डिसीजन लिया था, फिर मायावती के ऊपर आरोप क्यों? अब मान्यवर कांशीराम तो रहे नहीं, तो इसलिए अब बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती इनको नजर आती है, उन्हीं के ऊपर आरोप लगा देते हैं। और एक सबसे बड़ी बात ये बताऊं, जो आपने अनुज चौधरी का भी नाम लिया, ये मैं सारी एक कहानी वो बता रहा हूँ कि जो सारी खबरों का, सारी बात का आपका एक ही जवाब है। बहुजन समाज पार्टी बीजेपी की बी टीम है या नहीं? अनुज चौधरी इस तरीके के बयान क्यों दे रहे हैं, क्यों भड़काऊ बात कर रहे हैं, या मायावती अब आकर भाजपा को क्यों घेर रही है? एक सवाल तीनों सवाल का एक जवाब। एक बात और बताओ, क्या अनुज चौधरी बीजेपी की बी टीम है या नहीं है? वो तो बीजेपी की ए टीम है। उनके भैया वहां पर जो है बेबाग जी, उनके भाई ब्लॉक प्रमुख हैं इसी पार्टी से। अच्छा, तो ये तो ए टीम है बीजेपी की। अच्छा, ये भी नहीं, ये बी नहीं, तो ए टीम है। ये तो अगली पंक्ति में खड़े हैं। इनके यहाँ तो मोहर लगी हुई है भारतीय जनता पार्टी की, इनके घर पे झंडा लगा हुआ है भारतीय जनता पार्टी का। इनके बड़े भाई खुद भारतीय जनता पार्टी में शामिल है, कार्यकर्ता है, उपाध्यक्ष भी हैं। तो अनुज चौधरी का जो बयान और मायावती जी का आक्रामक तरीके से भाजपा पर प्रहार, ये सारी चीजें इस बात से आप समझ सकते हैं और जनता भी समझ सकती है जो आपकी बातचीत को, सब चीजों को देखती है। कहीं ना कहीं झगड़ा जो है सबसे बड़ा, वो अंबेडकरवादी विचारधारा और मनुवादी यानी मनु संहिता का झगड़ा है। आप देखिए भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति चल रही है, आप कह रहे हैं ना ये अनुज चौधरी का बयान भी कहीं राजनीति का शिकार क्यों बन चुका है? राजनीति ही गंदी हो चुकी है। आप हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, जो बहुजन समाज के मुद्दे नहीं हैं उनको गिनवा रहा हूँ। बहुजन समाज का मुद्दा कभी मंदिर मस्जिद नहीं रहा, बहुजन समाज पार्टी का मुद्दा कभी भी हिंदू मुस्लिम नहीं रहा, बहुजन समाज पार्टी का मुद्दा कभी भी ऊंच नीच जात पात नहीं रहा, बल्कि बहुजन समाज पार्टी का मुद्दा तो समतामूलक, एक प्रकार शासन और हिंदू मंदिर मस्जिद की बात ही नहीं करते। तो भारतीय जनता पार्टी सिर्फ वो काम करती है जो बहुजन समाज पार्टी नहीं करती। अच्छा, उसके विपरीत काम करती है। बिल्कुल। एक चीज और है साहब, जो आज के युग में मीडिया, बीजेपी तो ऐसा दिखा रही है कि जैसे मुसलमान इस टाइम बिल्कुल डर के साए में और बिल्कुल बहुत परेशान है। लेकिन अगर सच्चाई की बात हो, सच्चाई ये है कि आज के टाइम में जितना मुसलमान आज के टाइम में आर्थिक स्थिति के हिसाब से मजबूत है, ऐसा शायद पहले नहीं था। अगर आज के टाइम में दुखी है तो बहुजन समाज दुखी है, क्योंकि बहुजन समाज के लिए कुछ स्पेशल नहीं हो रहा, कहीं ना कहीं वो त्रस्त है। लेकिन मुसलमानों की मैं अभी बात करूं तो मुसलमानों में आप चले जाओ हॉस्पिटल प्रोग्राम में मोदी जी गए तो थे, सुनो उस पर चर्चा बाद में करेंगे। हॉस्पिटल में आप चले जाओ, सारे मुस्लिम आपको मिलेंगे, इलाज फ्री। मोदी जी के जितना भी योजना चल रही है वो सारा मिल ही रहा है। अच्छा, मुसलमान जब से बीजेपी आई है तो उनके अंदर एक डर तो कहीं ना कहीं बैठा हुआ है कि भाई बुलडोजर चल जाएगा, ये हो जाएगा, तो वो लड़ाई झगड़े से बच रहे हैं, बिल्कुल शांत प्रिय तरीके से अपने काम में लगे हुए हैं। ठीक है, तो खर्चा कम होगा मुसलमान का। खर्चा मतलब जो फालतू का बेमतलब का लड़ाई झगड़ों का, सिर्फ अपने काम पे ध्यान है, ना ही नेता नगरी में पड़ रहे हैं, अपने सिर्फ काम पे ध्यान है। लेकिन बहुजन समाज ना तो नेता नगरी में रहा भाई, क्योंकि नेता नगरी खत्म ही मानो, जब सत्ता में नहीं काम दे दिया ना बहुजन समाज को इन्होंने। अच्छा, वो जियो का नेट फ्री करा के, हाँ, उसके बाद जियो के मोबाइल रील देखते रहो। एक इस दौरान में भाई बहुजन समाज की वोट तो सबे चाहिए, वोट कांग्रेस को भी चाहिए, बीजेपी को भी चाहिए, और जी आपका समाजवादी पार्टी को भी चाहिए, सबे चाहिए बहुजन समाज का वोट। लेकिन जो सबसे ज़्यादा अन्याय हो रहा है, अन्याय बहुजन समाज के संग हो रहा है। बाबा की अब नीले कोट वाले बाबा की किताब दिखा के सब ये दिखाना चाहते हैं कि बाबा इसको समर्थक है, मतलब हम समर्थक हैं, संविधान को बचाओ, संविधान को बचाओ। लेकिन संविधान की आड़ में खेला जा रहा है वोटों का, कि कैसे न कैसे वोटों को साधा जा है। लेकिन अगर ये ऐसे ही स्थिति चलती रही, सवाल ये है कि अगर ऐसे ही स्थिति चलती रही तो आखिर ये कब तक चलेगी? कभी ना कभी तो पाप का घड़ा तो भरेगा ना, कभी ना कभी। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो दलित हैं, जो
वंचित समाज है, दलित समाज है, शोषित समाज है, बहुजन समाज जो है हमारा, वो पहले भी, दलित का मतलब दला जाने वाला, जिसको दला जाता रहा हो। हाँ, दलाई चल रही है। तो जिसको दला जाता रहा है उसी से वर्ड बना दलित। जिसका शोषण हो रहा हो उसका नाम शोषित है। जो अपने अधिकारों से वंचित रह चुका हो वो वंचित समाज। दलित, शोषित, वंचित सब कुछ यहीं पे है, समाज में है। तो ये आज ही की बात नहीं है, ये तो कांग्रेस के समय भी, कांग्रेस कौन सी दूध की धुली है। कांग्रेस के समय में डॉक्टर राजेंद्र सच्चर ने जब एक सिफारिश लागू की थी, और उनकी सिफारिश, डॉक्टर राजेंद्र सच्चर की सिफारिश यही थी कि इस देश के अंदर दलितों की संख्या, दलितों के हालात बहुत ज्यादा बदतर हैं। अगर इनके हालात नहीं सुधारे गए तो देश खत्म हो जाएगा। उसके बाद रंगनाथ मिश्रा आयोग की रिपोर्ट आई। रंगनाथ मिश्रा ने भी, चीफ जस्टिस थे, वो भी चीफ जस्टिस थे, उन्होंने भी सर्वे कराया और आयोग की रिपोर्ट, एक आयोग बना, उस आयोग की रिपोर्ट ये बताती है कि दलित समाज के हालात, शोषित समाज के, बहुजन समाज के हालात बहुत बदतर हैं और बड़ी संख्या में है। तो कांग्रेस की सरकार थी, कोई उस पर काम नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, कोई उस पर काम नहीं हुआ। सरकारें जो ये आ रही हैं, सरकारें तो बदल रही हैं, लेकिन अगर नहीं बदल रही है तो वो दलितों की और बहुजन समाज की स्थिति नहीं बदल रही है। अगर कोई व्यक्ति बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का हितैषी है, उनसे बहुत प्रेम रखने वाला है, महात्मा ज्योतिबा फूले का मानने वाला है, माँ अहिल्याबाई का मानने वाला है, तो फिर वो दलितों के हित में कार्य क्यों नहीं करता। तो ये इनकी मानसिकता बताती है कि ये सिर्फ वोट बैंक को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए, खींचने के लिए सिर्फ ये लेके घूम रहे संविधान। और बहन जी इन पर निशाना साध रही थी, अब भारतीय जनता पार्टी पर साध रही है, क्योंकि बहन जी को पता है कि अब सत्ता में कौन है, सत्ता किससे हाथ में। अच्छा सादा भी एक चीज़ और भी है कि बहुजन समाज पार्टी अपनी तरह से लगी हुई है, बहन जी लगी हुई हैं, लेकिन अब बहुत सारे अंदरूनी कलेश भी हैं। भैया मानो अपने भतीजे के साथ ही पंगा है, ये सारी चीज़ें, तो कहीं ना कहीं पब्लिक में भी मैसेज जो जाता है वो कहीं ना कहीं नेगेटिव मैसेज जाता है इन सब बातों से। देखो एक मिनट मेरी बात सुनो, बाबू सिंह कुशवाहा कौन से सदस्य थे, सुनो, स्वामी प्रसाद मौर्य कौन से सदस्य थे, सुनो, मतलब जो एक पब्लिक में मैसेज है, बात हम पब्लिक की कर रहे हैं, बात हम और अपनी नहीं कर रहे, लेकिन पब्लिक तो कंफ्यूज होती है ना कि भाई ऐसी क्या बात थी, बहन जी ने क्यों तो पहले घोषणा कर दी, क्यों फिर वापस लिया गया, क्यों बहन जी बार बार ये घोषणा कर रही हैं, बार बार वापस कर रही हैं। एक तो ये सबसे पहला सवाल तो ये। अच्छा दूसरी बात ये है कि जब से चंद्रशेखर आज़ाद नगीना सीट से जीते तो कहीं ना कहीं लोगों का रुझान चंद्रशेखर आज़ाद की तरफ भी बढ़ा है पहले के मुकाबले। अच्छा, चंद्रशेखर आज़ाद का एक प्रोग्राम में नोएडा के अंदर एक जो प्रोग्राम था, उस प्रोग्राम में बहन जी के पीए को या बहन जी के ऑफिस में फ़ोन लगाना, इसे आप क्या मानते हैं? सबसे पहली बात, दो चीज़ें, दो पे मैं जानकारी चाहता हूँ, कैसे समझते हैं ये बताओ। देखिए, इससे पहले भाई तेज सिंह अम्बेडकर समाज पार्टी बनाकर आए। ये चंद्रशेखर आज़ाद ने कोई नई पार्टी नहीं बनाई कि जो बहुजन विचारधारा की पार्टी है। इससे पहले रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, बहन जी की यानी मान्यवर कांशीराम जी की भी, उस समय वो जीवित थे, बहन जी की भी, और बहुजन समाज पार्टी की पूरी, उनसे बहुत बड़ी लड़ाई चलती रही सिंबल को लेकर के। जो अशोक का चिन्ह उनका है, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का नीला झंडा और अशोक का चिन्ह है, वही पार्टी का निशान होता था बहुजन समाज पार्टी का, यानी अम्बेडकर को दर्शाने वाला था। तो ऐसा नहीं है कि वो विचारधारा वाले नहीं थे, वो भी तो अम्बेडकर की विचारधारा वाले लोग थे, वो भी बहुजन समाज के हितैषी वाले पार्टी वाले थे, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। उसके बाद दूसरा एक एग्जाम्पल इंडियन जस्टिस पार्टी आई, वो भी दलितों के नेता थे, उदित राज जी, वो भी बहुजन समाज के लिए पार्टी बनाकर लेकर आए। तो ऐसा नहीं है कि पार्टी बनी नहीं है या पार्टी के अंदर नेता नहीं आए, बड़ी सक्रिय राजनीति रही रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की, तो सांसद भी रहे शोलापुर से। तो जब ये लोग आए और ये बिल्कुल आकर के इन्होंने क्षेत्र के अंदर जमीन पर काम शुरू किया, तो बहुजन समाज पार्टी ने उस समय भी इन लोगों को अपने पास में नहीं बैठाया, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी चाहती है कि समतामूलक शासन हो, बहुजन सुखाय बहुजन हिताय की नीति हो, और बिल्कुल अम्बेडकरवादी विचारधारा हो। अब देखो, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई। अब बहन जी ने उनसे बिल्कुल बातचीत नहीं की। लोग उस समय क्या क्या कयास लगाते थे, क्या क्या बात कहते थे, अरे यार रामदास अठावले कितनी बढ़िया पार्टी लेकर आए हैं, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया बहुजनों की पार्टी है। उस समय जैसे आज के हालात ये है ना चंद्रशेखर आजाद के, लेकिन आज कहाँ बैठे हैं रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया वाले। एक फर्क है, वो कहाँ महाराष्ट्र के,
ये बिल्कुल पश्चिम उत्तर प्रदेश के क्या है। महाराष्ट्र भारत का और हिस्सा सुनो, नहीं है? भारत का हिस्सा है, लेकिन लोगों में मैसेज की बात है, बात भारत के उदित हिस्से राज की तो नहीं यूपी से ही थे। अभी तो अरुणाचल भी भारत का हिस्सा है। चर्चा वो नहीं है, चर्चा ये है कि बहुजन समाज के लोग, बहुजन समाज पार्टी का ज़्यादा वर्चस्व है कहाँ? भाई उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा, बाकी फिर थोड़ा 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 सब जगह। चंद्रशेखर आज़ाद उत्तर प्रदेश से, एक नया लड़का बिल्कुल जवान, मूंछों में ताब लेके, अब जो नौजवान हैं, जो नए बच्चे हैं, जो सोशल मीडिया पे, जिनके वोट भी नहीं है, जिनके वोट नहीं है ये मान सकते हैं, और जो सोशल मीडिया को ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, उन्हें जब ये लगता है कि एक लड़का ऐसे करके मूंछ में ताप दे रहा और जहाँ भी पहुँच जाता है, गाड़ियों की लंबी लाइन लग रही है, और एक ही जहाँ आंदोलन की कहीं घोषणा करी वहीं 1000, 2000, 10, 20, 50,000 आदमी इकट्ठे हो गए और मामला जम गया, माहौल बन गया, तो कहीं ना कहीं वो कन्फ्यूज़न है। अब वो क्या सोचता है, अरे बहन जी तो बेकार है, बहन जी कुछ नहीं कर पा रही हैं, अब तो जो कुछ है इधर ही होना चाहिए। फिर कुछ लोग क्या सोचते हैं, कुछ लोग सोचते हैं कि बहन जी चंद्रशेखर का सपोर्ट क्यों नहीं कर रही हैं, चंद्रशेखर को पार्टी में क्यों नहीं, क्योंकि वो अपने स्तर से सोच रहा है, उसे फालतू दिमाग नहीं लगाना, उसने तो उसका जो दिल कह रहा है वो चीज़ समझनी है। तो ये बहुत सारी चीज़ है जो बहुजन समाज के लोगों को कहीं ना कहीं परेशान करती है, कहीं ना कहीं सवाल उठते हैं उनके दिमाग में। ये सवाल तब उठे हैं जब इन्होंने देखा कि अब बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती सक्रिय नहीं है, ऐसा एक भ्रम फैलाया गया। वो भ्रम अब सोशल मीडिया का दौर है। बहुजन समाज पार्टी की कोई आईटी सेल तो है नहीं, बहुजन समाज पार्टी की कोई सोशल मीडिया अच्छा, नहीं ये कोई अच्छी बात है? भाई बहुजन समाज पार्टी आईटी सेल नहीं है। आज के युग में डिजिटल जमाना है, एक पार्टी इतनी बड़ी पार्टी बस चल रही है, इतने दिनों से चल रही है, उसकी नेता 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं और उनकी आईटी सेल नहीं है, तो ये कोई इस बात पे इनाम मिलना चाहिए। इनाम क्या, वो इस विचारधारा में चलती नहीं कि भ्रामक चीजों को फैलाया इन जाए, सब चीजों से ना चल के काम चल जाएगा। जिस समय मीडिया का दौर था तो बहन जी ने तो मीडिया को भी पीछे मेरी बात सुनो, आप एक बात बताओ, आज जब चल गया आज काम चल सकता है? बिल्कुल नहीं चल सकता, आपकी बात ठीक है। हाँ। लेकिन क्या सोशल मीडिया से ही प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनाएगी? हाँ, मोदी जी कैसे बने? तो कैसे मोदी जी प्रधानमंत्री बने, 80 करोड़ लोगों को भिखारी बना तो दिया। वो आप सवाल तो ये है ही नहीं ना कि भिखारी बना दिया यार। सुनो एक सेकंड, सादा देखो, करंट चीज पे बहस करते हैं, बहस करंट पे होनी चाहिए ना। प्रधानमंत्री हैं, तीसरी बार प्रधानमंत्री हैं, वो कैसे ही बने, पब्लिक ने वोट दिया या जैसे भी बने ना। बाकी और सब क्या कर रहे थे? बाकी सब और क्या कर रहे थे? आलू छील रहे थे, वो भी तो सब लड़ी रहे थे। तो सोशल, ये कहना कि सोशल मीडिया मजबूत नहीं होना चाहिए, आपको मजबूत होना पड़ेगा। अगर मजबूती की जरूरत नहीं है तो बहन जी फिर ट्विटर पे क्यों है? नहीं होना चाहिए। फिर बहन जी अपने विचार रख रही हैं, सिर्फ अपने विचार, और तो टीम का कोई आदमी क्या लिख दे क्या कर दे कुछ पता नहीं। देखिए पहली बात तो बहन जी ने आज तक, अब बहन जी वैसे भी संस्कृत लिख रही हैं, अब बहन जी संस्कृत लिख रही हैं, क्या आज की डेट में वो सही है? जवाब ईमानदारी से दो, क्योंकि यहाँ पे और कोई नहीं है। बताओ, बहन जी जो संस्कृत लिख रही हैं या लिखवा रही हैं, अब चेंजेस हो चुके हैं तब से पार्टी से। अब आप के अंदर सफाई का उनका मैं बयान आपको लो, मैं पढ़ाए दे रहा हूँ, आप सुन लो। अब जहाँ तक यही बात है, वो अपनी विधिक लैंग्वेज ये कोई देखो, मेरी जो सच्चाई है, सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए सादा। अब बहन जी का देखो, मैं आपको पढ़ा ही दे रहा हूँ ना जी, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। अब संस्कृत का इस्तेमाल हो रहा है, अब बताओ ऐसे काम थोड़ी चलेगा है? क्या मतलब है? मतलब पूरी इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल है कि जैसे संस्कृत। चलिए ठीक है, हाँ वो मैंने देखा था वो बिल्कुल ट्वीट। लेकिन हाँ, लैंग्वेज थोड़ी सी सरल की जा सकती है। ये इसका दोष बहन जी पर नहीं है, इस बात का दोष किस पे है इसका दोष? ट्विटर हैंडल जो संभालते हैं, जो राइटर हैं, तो बहन जी का ही तो अकाउंट संभाल रहे हैं वो। हाँ, है तो उन पे अभी बदलाव, अब देखो पार्टी में बदलाव हो रहे हैं, उनका भी बदलाव हो रहा है। मैं बता दे रहा हूँ, जैसा कि विदित है, अब विदित समझेंगे, कौन समझेगा विदित है? सबसे पहली लाइन ही बता रहा हूँ मैं आपको, बहन जी का ट्वीट है अभी 4 घंटे पहले का, जैसा कि विदित है इस समय रमजान चल रहा है और इसी बीच जल्दी होली का त्योहार भी आ रहा है, जैसा कि आपको पता है, जिसे मद्देनजर रखते हुए हैं यूपी सहित पूरे देश में सभी राज्य सरकारों को इसे आपसी भाईचारे में तब्दील करना चाहिए, तो ये सभी के हित में होगा। अर्थात इसकी आड़ में किसी भी मुद्दे को लेकर कोई भी राजनीति करना ठीक नहीं है। सभी धर्मों के अनुयायियों के मान सम्मान का बराबर ध्यान रखना जरूरी है। संबल की तरह अधिकारियों का गलत इस्तेमाल करना ठीक नहीं है। ठीक है। लेकिन बस ये है कि जो लैंग्वेज है लिखने वाला,
उसे थोड़ा सा सरल भाषा मैं करके भी दीजिए, तो बदलाव होंगे। मैं भी तो यही बात कर रहा हूँ कि अभी इसमें तो पार्टी कुछ में भी बदलाव हो रहे हैं, इसमें तो बदलाव कोई चाहिए। खर्चा नहीं है, कुछ नहीं है, इसमें तो बस खाली ये तब्दीली तो करनी है। भाई बहुजन समाज के जितने लोग हैं बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे तो है नहीं, तो बहुत ज़्यादा सब पढ़े लिखे हैं, ठीक है, IAS PCS भी है, मैं वो बात नहीं कह रहा हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा सब लोग पढ़े हुए नहीं हैं। तो उनके लिए ऐसी भाषा होनी चाहिए कि जो कम से कम समझ में तो आए। सर्वविदित है, सर्वोपरि है, ठीक है, बिल्कुल। अब चेंजेस हो रहे हैं। अब जैसा आपने देखा था पहले भाजपा पे हमला, आप कह रहे थे भाजपा पे हमला अच्छा नहीं करते, चलो अब एक बार भाजपा पे हमला शुरू हो बताओ, गया, चंद्रशेखर आजाद पिछला ने शुरू हो जाएगा। जो प्रोग्राम से फोन मिलाया उसे आप कैसे देख रहे हो? मैंने अभी बताई तो आपको बात कि बहन जी का लेवल और चंद्रशेखर के लेवल को तोलना एक तराजू में ये बेईमानी होगी। बड़े बड़े चंद्रशेखर ये से जो बड़े वाले लोग मेरी बात थे, सुनो, हाँ, ये जनता के लिए, जो मैं तो जनता के लिए बात जो कर रहा जनता हूँ, कह रही है मैं उन्हीं के लिए कर रहा हूँ कि जो इस तरीके से सोचता है ये बड़ी बेईमानी होगी। क्योंकि चंद्रशेखर से पहले जो बड़े बड़े नेता थे, जो केंद्रीय मंत्री रहे, ये तो अभी सांसद बने, पहली बार बने, जो केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं, बहन जी ने उन्हें भी तवज्जो नहीं दी, क्योंकि बहन जी सिर्फ और सिर्फ बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के आदर्शों पर चलना जानती हैं और मान्यवर काशीराम के पदचिन्हों पर चलना जानती हैं। बहन जी के फैसले अपने आप में अलग होते हैं, बहुत सारे लोगों को पसंद आए, बहुत सारे लोगों को ना पसंद आए, लेकिन निराले होते हैं। और बहुजन के ये फैक्ट है कि बहुजन समाज के हित के लिए ही फैसले होते हैं। ठीक है, तो बहुजन समाज का हित उसमें समाहित। अशोक बेटा चाय लिया बेटा जल्दी? नहीं, अभी तो चाय नहीं पीऊंगा, खैर रोजा है। अरे हाँ सॉरी, आधे घंटे बाद चाय पीऊंगा। हाँ तो चाय जरूर पियेंगे ना, बिल्कुल चाय तो पीनी पड़ेगी, कोई बात ना, अभी तो है टाइम, 20-25 मिनट है, चलो बिल्कुल फिर चाय पीते हैं। और आप अपने नवाज आवाज करो। लेकिन आप अपने जो चैनल के माध्यम से लोगों को बताते रहते हैं ना वीडियो के, उन्हें ये भी बताएं कि बहुजन समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती 19 के लिए नहीं है, पहले भी सक्रिय थी, आज भी सक्रिय है। अब बताने की समय का फेर है, बताने की बात तो ये है कि पिछले 8 साल से लगातार हम तो कोशिश कर ही रहे हैं, बता ही रहे हैं, सारी सच्चाई जनता को बता ही रहे हैं। अब बाकी तो सब फैसला जनता के हाथ है, हमारा जो काम है हम बिल्कुल शिद्दत और ईमानदारी से। हमारे गांव की कहावत है, 12 साल में ना कूड़े के भाग भी जग जाते हैं। अभी 8 साल हुए हैं। हाँ कोई बात ना, देखो लगे रहो, निरंतर प्रयास। हम तो प्रयास कर रहे हैं, प्रयास करें, और नदी के बिल्कुल किनारे पे बैठे हुए हैं, कभी न कभी तो लहर आएगी, ये मान के चल रहे। ठीक है, चलो बहुत खुशी हुई आपसे कि आप और जो मीडिया के लोग हैं ना, गोदी मीडिया की तरह, जो बिल्कुल मनुवादी विचारधारा में बिल्कुल डूबे पड़े हैं, कम से कम आप उनसे बाहर तो हो। आपको पता तो है कि दलित, शोषित और वंचित समाज भी है, उन लोगों को तो समाज ही नहीं दिखता। अगर समाज है तो दलित, शोषित, वंचित समाज ही है, बाकी तो सब मूल निवासी है। अच्छा भाई साहब, चलो ठीक है, ओके।